इंग्लिश हिंदी दोनों में होने वाला है, तो हिंदी वाले इंग्लिश वाले नो टेंशन होके इंग्लिश वाले इंग्लिश देखो, हिंदी वाले हिंदी देखो। हाँ, एक और आपका चल रहा है कि नोट्स वगैरह का, तो नोट्स वगैरह बन चुके हैं, सब कुछ क्लियर है। हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, दिस इज द रोहित एंड बैक विद द वीडियो। नाउ इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं एंड नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट दिस पेपर एंड नाउ इन दिस पेपर हम बात करने वाले हैं ये जो आपके बार बार डाउट्स आ रहे हैं कि भाई वीडियो क्यों नहीं आ रही, वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो वीडियो लेट होने का रीज़न ये है कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं और मेरे एग्ज़ाम में क्या क्या होने वाला है वो आपके साथ शेयर होने वाला है आज से। तो नाउ ये मेरा सेकंड पेपर है, इसके साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव टाइप में मेरे जो है एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो नाउ क्यों ना शेयर किया जाए, है ना। तो जो भी लॉ स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो जुडिशरी के लिए हो गया, एपीओ, एडीपीओ, व्हाटएवर, अगर लॉ से रिलेटिंग फील्ड में है और उसमें सब्जेक्ट आता है आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एंड अल्टरनेटिव डिस्प्यूट नाम से, अगर आपको कुछ भी पढ़ना है तो इन दिस वीडियो में हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। मेरे पास 100 MCQs हैं, उसमें से मुझे करने थे 50, ओनली 50। तो मैंने कौन से वो 50 किए हैं, 50 प्लस भी होने वाले हैं इस वीडियो में। तो ना अपनी भी प्रैक्टिस करना और मैं भी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैंने कौन कौन से क्वेश्चन किए हैं। तो ना 1 बाय 1 चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी स्क्रीन पर इधर आपको दिखता रहेगा, इधर दिखाऊं, इधर दिखाऊं, इधर आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए इधर देखते रहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नाउ जनहित याचिका इंग्लिश हिंदी दोनों में होने वाला है, तो हिंदी वाले इंग्लिश वाले नो टेंशन होके इंग्लिश वाले इंग्लिश देखो, हिंदी वाले हिंदी देखो, ठीक है। ताकि मैंने इसीलिए दोनों को बता रहा हूँ, ताकि अगर कुछ बच्चे होते हैं कि हमें भाई इंग्लिश में ही समझ में आता है, कुछ होते हैं भाई हमें हिंदी में मतलब इंग्लिश में हाथ तंग है, तो कोई भी, ठीक है ना। तो चलिए विदाउट वेस्ट ऑफ एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वेयर डिड द कंसेप्ट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ओरिजिनेट, यानी कि जनहित याचिका की अवधारणा कहाँ से आई। फर्स्ट ऑप्शन है आपका ब्रिटेन, दूसरा है भारत, तीसरा है यूएसए एंड चौथा है रसिया। तो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो हो जाएगा यूएसए। नाउ अब चलते हैं नेक्स्ट, क्योंकि मैंने छोड़ दिया, जो नहीं आता छोड़ दो। 100 क्वेश्चन है, ओनली 50 करने हैं ओनली पास होने के लिए, तो क्या दिक्कत आ रही है ना, वही करो ना जो आप पे ठोस आ रहे हैं, है ना। और ऑप्शनल है ये, तो ऑप्शनल में देखो, ऑप्शनल है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना पेपर है, और मेरा ही पेपर है, ठीक है ना। और आपको ऑप्शनल में कैसे टिक लगाने, कैसे फिल करने हैं, अगर ये वीडियो चाहिए तो कमेंट कर देना। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन है, परिवार न्यायालय उन विवादों का निर्णय करता है जो संबंधित होते हैं। द फैमिली कोर्ट डिसाइडेड डिस्प्यूट रिलेटिंग टू, किससे रिलेटिंग होनी चाहिए, उपभोक्ता के मामलों से यानी कंज्यूमर अफेयर, विवाह के मामलों से यानी मैरिज अफेयर, संपत्ति के मामलों से प्रॉपर्टी मैटर्स, घरेलू हिंसा के मामलों से डोमेस्टिक वॉयलेंस। अब इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो हो जाएगा बी, बी फॉर बॉम्बे। ओके, तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वो है, इन इंडिया द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन, तो इसका तो सभी को पता ही होगा। आपके ऑप्शन है, पहला 1992, 1993, 1995 एंड 1996। दिस इज द करेक्ट आंसर, 1996। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मेनी सेक्शंस एंड पार्ट्स इन द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम में कितनी धाराएं एवं भाग हैं। तो इसका तो सभी को पता ही होगा आई थिंक। इसमें ऑप्शन आपके दिए गए हैं 86 धाराएं और 4 पार्ट्स, यही सबसे उपयुक्त है। दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्तमान माध्यस्थम और सुलह अधिनियम आधारित है, किस पे आधारित है। पहला ऑप्शन है आपका भारत के संविधान पर, एंड दूसरा है सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों पर, तीसरा है यूरोपीय वाणिज्यिक माध्यस्थम प्रक्रिया पर, एंड नाउ डी UNCITRAL 1955 पर। दिस इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर, UNCITRAL 1955। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसके बीच में ये जो क्वेश्चन नंबर 14 है, इसमें मैंने देखो किया तो है, उपरोक्त सभी में किया है, लेकिन ऊपर गोल गोल लग रहा होगा, दिख रहा होगा आपको। इसका मतलब है ये डाउट में था, डाउट वाले सेक्शन में डाला हुआ था। डाउट वाले थे वो मैंने किए नहीं थे, सिर्फ इसीलिए डाउट में डाले थे कि अगर 15 से ये बचते हैं तो डाउट वालों को बाद में करूंगा मैं, इन सब के बाद। लेकिन मेरे वैसे ही ज़्यादा हो गए तो डाउट वालों को तो छेड़ना ही नहीं पड़ा, ठीक है ना। तो 15 पे चलते हैं। एक माध्यस्थम कार्रवाई है
कैसी कार्रवाई है? न्यायिक कार्रवाई, अर्धन्यायिक कार्रवाई, प्रशासनिक कार्रवाई एंड उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इंग्लिश वाले इंग्लिश को देखते चलें। नाउ इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, अर्धन्यायिक कार्रवाई। अगर आपको कुछ टाइम चाहिए ना सोचने के लिए तो वीडियो को पॉज कर दिया करो वहीं की वहीं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पद माध्यस्थम से कोई माध्यस्थम अप्रेरित है, चाहे जो स्थायी माध्यस्थम संस्था द्वारा किया गया हो या न दिया गया हो। दिस इज करेक्ट और नॉट? तो ऑप्शन है आपके पहला सत्य, दूसरा असत्य, नहीं कह सकते, ये तो खामखा डाल दिया। नाउ डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ए सही है इसका, यानी कि सत्य है ये। माध्यस्थम के लाभ, टिक भी लगे हुए हैं, मैंने लगा दिए हैं, लेकिन अगर आपको सोचने के लिए टाइम चाहिए तो पॉज कर देना वीडियो को। समय, माध्यस्थम के लाभ, माध्यस्थम के लाभ का पहला ऑप्शन अधिक समय लेने वाला, दूसरा समय की बर्बादी, तीसरा कम समय लेने वाला एंड डी समय बिताने वाला। तो समय कम लगे इसीलिए तो माध्यस्थम का प्रावधान है। अगर समय ज्यादा ही देना है तो कोर्ट में क्यों ना जाएंगे हम, माध्यस्थम में क्यों जाएंगे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समय को बचाने वाला, यानी कम समय लेने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो 18 तो डाउट में जा रहा है। नाउ 19 में चलेंगे। कौन सा गलत कथन है? इसमें से गलत कौन सा है? गलत छांटना है हमको। सिविल माध्यस्थम अधिकरण सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 से आबद्ध है। दिस इज द इनकरेक्ट। बी है माध्यस्थम अधिकरण भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी एविडेंस एक्ट 1872 से आबद्ध है। बिल्कुल गलत है। ए एंड बी दोनों गलत हैं। बिल्कुल सही है क्योंकि ये दोनों ही गलत हैं। नेक्स्ट पे बात करें, डाउट सेक्शन में चला गया। नाउ यहाँ पे चलते हैं। मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1906 मध्यस्थम और सुलह नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 11 के अंतर्गत मुख्य न्यायाधीश का अधिकार है। क्या अधिकार है? एक, मध्यस्थ की नियुक्ति करना, दूसरा है मध्यस्थम पंचायत देना, तीसरा है विवाद को सुलझाना एंड फोर्थ मध्यस्थम पंचायत को लागू करना। तो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 10 संबंधित है। किससे संबंधित है? ए है हमारा मध्यस्थों की शक्ति से एंड बी इज मध्यस्थों की क्षमता से, यानी कि सी है हमारा मध्यस्थों की संख्या से एंड डी है मध्यस्थों की नियुक्ति से। तो सी इज द करेक्ट आंसर, मध्यस्थों की संख्या से। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं हम। मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 2D के अनुसार मध्यस्थम अधिकरण से आप क्या अभिप्रेत है? तो ना अभिप्रेत क्या है इसमें? तो इसके ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ए है मध्यस्थम अधिकरण से एक सक्षम न्यायालय जो अधिनियम के तहत आती है, अभिप्रेत है। मध्यस्थम अभिकरण से एक मात्र मध्यस्थ और मध्यस्थों का कोई पैनल अभिप्रेत है। एंड नाउ सी मध्यस्थम अधिकरण से कोई स्थायी मध्यस्थम संस्थान अभिप्रेत है। एंड नाउ उपरोक्त सभी। तो इसमें बी इज द करेक्ट आंसर जो मैंने किया है। नाउ नेक्स्ट में देख सकते हैं आप। मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के अनुसार मध्यस्थम कितने प्रकार के हैं? तो नाउ पहला ऑप्शन है आपका संस्थागत मध्यस्थम एंड सेकंड वन इज संविधिक मध्यस्थम एंड नाउ इसमें भी देख सकते हैं आप स्टैट्यूटरी आर्बिट्रेशन एंड सी इज तदर्थ मध्यस्थम यानी कि एडहॉक वाला एंड नाउ डी इज उपरोक्त सभी। तो नाउ करेक्ट आंसर इज उपरोक्त सभी। तो नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट तो ये तो हमारा कंफ्यूजन में गया। एंड नाउ इस पे चलते हैं। तीन मध्यस्थों के मामले में तीसरा मध्यस्थ कार्य करेगा, पीटासीन के अकॉर्डिंग करेगा ना। ये तो पढ़ा होगा आपने, नहीं पढ़ा तो पढ़ लीजिएगा। एंड नाउ इसकी सभी पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, जब हमने पढ़ा होता है ना, तो बस हमको ये देखना होता है करेक्ट क्या है। तो नाउ नेक्स्ट पे नेक्स्ट मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 12 संबंधित है, यानी कि सेक्शन 12 ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 डील्स विद फर्स्ट ऑप्शन इज ग्राउंड्स फॉर चैलेंज टू आर्बिट्रेशन एंड बी इज प्रोसीजर फॉर आर्बिट्रेशन एंड सी इज फाइनलिटी ऑफ अवार्ड एंड नाउ डी इज नन ऑफ द अबव। तो इसमें ए इज द करेक्ट आंसर, ग्राउंड फॉर चैलेंज टू आर्बिट्रेशन। नाउ नेक्स्ट मध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 18 से 27 संबंधित है। मध्यस्थम अधिकरण की संरचना से एंड बी इज मध्यस्थम कार्यवाही को संचालन से एंड नाउ सी इज मध्यस्थम अधिकरणों की अधिकारता से एंड नाउ डी इज मध्यस्थम करार से। तो बी इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ चलते हैं नेक्स्ट पे। मध्यस्थम कार्यवाहियों का समापन होगा। मध्यस्थम कार्यवाहियों का समापन होगा कैसे होगा? अंतिम
माध्यस्थम पंचाट द्वारा, बिल्कुल सही है। माध्यस्थम अधिकरण के आदेश द्वारा, ये भी सही है। जब पक्षकार कार्यवाहियों के समापन के लिए सहमत हो जाते हैं, ये भी सही है। डी है उपरोक्त सभी, यानी कि उपरोक्त सभी, सभी के सभी करेक्ट है हमारे, ठीक है ना। वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं, चलो। नेक्स्ट है, माध्यस्थम कार्यवाहियों के प्रयोग की जाने वाली भाषा का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? तो पक्षकारों की आपसी समझ के द्वारा किया जाता है। अगर उनमें कोई करार नहीं होता है, वो असफल हो जाते हैं, तो फिर हमारा जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होता है वो डिसाइड कर देता है। और नेक्स्ट पे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, क्योंकि ऑप्शन में है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 20 यानी 20 किसके बारे में बात करती है? माध्यस्थम की शक्ति, या फिर माध्यस्थम का स्थान, माध्यस्थम की संख्या एंड माध्यस्थम की क्षमता। तो देखिए, संख्या तो अभी मैंने बताया था सेक्शन 10 में है, शक्ति भी नहीं है इसमें, क्षमता भी नहीं है, तो बचा क्या? माध्यस्थम का स्थान। दिस इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ नेक्स्ट वन इज, माध्यस्थम पंचाट में हुई किसी संगणना की गलती किसी लिपकीय या टंकड़ गलती के सुधार के लिए कितनी परिसीमा काल विहित है? यानी 30 दिन का है। इसमें तो सोचना ही नहीं है आपको, डायरेक्ट ही ठोक दो, ठीक है ना, पढ़ो और लगा दो डायरेक्ट ही, है ना। ऑप्शन भी नहीं देखता यार किसी किसी में, जो पता होता है ना, डायरेक्ट ही आंसर। नाउ पहले का, अब नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं, ये तो देख लिया। नाउ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट है नंबर 41। माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 35 के अंतर्गत माध्यस्थम पंचाट अंतिम और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा, बिल्कुल सही है। तो यानी कि ए नहीं, बिल्कुल गलत। बी हाँ, हाँ तो है ही है। पक्षकारों की स्वीकार्यता के अधीन, बिल्कुल नहीं। उच्चतम न्यायालय के अनुसमर्थन के अधीन, बिल्कुल नहीं। बी इज करेक्ट आंसर। नाउ 42, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 36 के अनुसार माध्यस्थम पंचाट उसी रीति से प्रवर्तित किया जाएगा मानो वह न्यायालय की डिक्री हो। तो बिल्कुल सही है, न्यायालय की डिक्री हो, उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जाएगा उसको। न्यायालय का आदेश हो, न्यायालय का निर्णय हो, या विधायक का बिल, तो न्यायालय की डिक्री, बिल्कुल करेक्ट। तो नाउ नेक्स्ट, पीठासीन मध्यस्थ की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा की जाती है वो समझ लेते हैं। माध्यस्थम के पक्षकारों द्वारा। पक्षकार तो एक एक नियुक्त करते हैं, पीठासीन को नहीं करते। अब दूसरे पे बात करते हैं, ये तो गलत हो गया। प्रत्येक पक्षकार द्वारा नियुक्त मध्यस्थ द्वारा, तो जो मध्यस्थ वो एक एक कर देते हैं, उनके द्वारा ही उसको जो है नियुक्त किया जाता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। और भी पढ़ लेते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है तो क्या दिक्कत आ रही है। न्यायालय द्वारा, बिल्कुल नहीं, न्यायालय का तो कोई हस्तक्षेप ही नहीं अभी तक, तो क्योंकि ऑप्शन में है हमारे। डी कह रहा है या तो ए या बी या फिर सी, बिल्कुल ही कंफ्यूजन कर दिया इसने, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो घरेलू माध्यस्थम पंचाट का प्रवर्तन माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1966 की किस धारा द्वारा शासित किया है? तो ना प्रवर्तन है। अगर घरेलू पंचाट की बात चल रही है तो यहाँ पे धारा 36 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की बात की जाए तो माध्यस्थम अधिकरण को अपनी अधिकारिता के बारे में विनिर्णय करने की सक्षमता माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा किस धारा के अंतर्गत है? 13 या 14 या 15 या 16? तो 16 इज द करेक्ट आंसर। तो नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। माध्यस्थम अधिकरण अतिरिक्त माध्यस्थम पंचाट कितने दिनों में जारी कर सकेगा? कितने दिनों में और एक्स्ट्रा लेके अतिरिक्त माध्यस्थम पंचाट जो है जारी कर सकेगा? तो इसके लिए तो सोचना ही नहीं है कुछ भी। 15 दिन के भीतर, बिल्कुल नहीं। 30 दिन के भीतर, बिल्कुल नहीं। 60 दिन के भीतर, बिल्कुल सही। 90 दिनों के भीतर, नो नो नो, सी इज द करेक्ट आंसर। माध्यस्थम, और नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट, ये तो डाउट हो गया, तो नेक्स्ट, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के भाग 2 पर लागू होने वाले महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय क्या हैं? तो कौन से हैं? दोनों हैं, न्यूयॉर्क और जेनेवा, आपने पढ़े भी होंगे, न्यूयॉर्क और जेनेवा। तो इसमें कौन सा आंसर सही हो जाएगा? पहले में ए या बी या सी या डी? डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्योंकि दोनों ही तो हैं उसमें। चलिए अब नेक्स्ट पे बात करते हैं। माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 37 संबंधित है अपीलनीय आदेश, देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ऑप्शन है हमारे माध्यस्थम पंचाट की अंतिमता, बिल्कुल गलत। प्रवर्तन जो कि 36 में है। सी अपीलनीय आदेश, बिल्कुल सही है। त्वरित प्रक्रिया जो कि बिल्कुल गलत है। सी इज द करेक्ट आंसर। एंड नाउ, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 के अंतर्गत न्यायालय का अर्थ क्या होता है? लघुवाद, बिल्कुल नहीं है। आरंभिक अधिकारिता वाला प्रधान सिविल, बिल्कुल सही है। निम्न श्रेणी तो आ ही नहीं सकता। उपरोक्त सभी, बिल्कुल नहीं। 20 द करेक्ट आंसर। ओके, समझ में आ रहा है? और लाइक करते जाना यार। और भी चलो देखते हैं।
एक माध्यस्थम पंचाट न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा सकता है? माध्यस्थम पंचाट भारत की लोक नीति के विरुद्ध में हो, बिल्कुल सही है। विवाद की विषय वस्तु प्रवृत्त कानून के अंतर्गत माध्यस्थम द्वारा निपटाने में सक्षम नहीं है, बिल्कुल सही है। अब दोनों ही सही है, तो दोनों सही है, तो देखो कौन सा हो सकता है। सी तो कह रहा है दोनों गलत है, लेकिन डी कह रहा है दोनों सही है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की किस धारा में अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम को परिभाषित किया गया है? तो ए में तो माध्यस्थम है ही है, और बी में क्या है फिर? करार है। सी में क्या हो जाता है? सी अवार्ड हो जाएगा। डी में क्या हो जाएगा? आर्बिटर ट्रिब्यूनल। ई में क्या हो जाता है? ई में कोर्ट्स हो जाते हैं। एफ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 43 संबंधित है लिमिटेशन से, ठीक है ना, लिमिटेशन से, तो इट इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की किस धारा में विदेशी पंचाट परिभाषित है? 44 में। बिना देखे आंसर लगा दो 44 में, है ना, क्योंकि वहीं से विदेशी पंचाट शुरू होते हैं। जेनेवा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गलत कथन है? अपीलीय आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण आवेदन विचारणीय नहीं है, सही है ये तो। माध्यस्थम अधिकरण के आदेश अपीलीय हैं, बिल्कुल सही है ये भी। सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने का अधिकार निषिद्ध नहीं है, बिल्कुल सही है ये भी। तो उपरोक्त में से कोई भी नहीं, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। एक मध्यस्थम के पास निम्न में से किन गुणों को नहीं होना चाहिए? ए पक्षपातपूर्ण, बी लचीला, डी दयालु, या फिर कल्पनाशील। तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। सुलह में निर्णय के रूप में जाना जाता है निर्णय, विचार, समझौता। सुलह की बात चल रही है यहाँ पे, पंचाट की बात नहीं चल रही। माध्यस्थम पंचाट तो यहाँ पे आएगी नहीं, क्योंकि वो तो माध्यस्थम का है। लेकिन सुलह की पूछ रहा है, सुलह में क्या चलता है? समझौता, ठीक है ना, समझौता। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ यहाँ पे चलते हैं। कितने सुलहकर्ता होगा? डेड से दिया हुआ है, सुलहकर्ता होगा जबकि पक्षकार करार नहीं करेंगे, तो कितने सुलहकर्ता होंगे? ओनली वन। नेक्स्ट बात करते हैं। माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 में सुलह कार्रवाई अंतर्निहित है। अब किस में अंतर्निहित है सुलह कार्रवाई? तो पार्ट 3 में है, ओके, क्योंकि पार्ट 1 घरेलू पंचाट से है, पार्ट अगर बी यानी कि 2 की बात करें तो विदेशी पंचाट से, एंड 3 की बात करें तो वो है सुलह से। तो नेक्स्ट पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 का भाग 4 संबंधित है। तो अभी मैंने बताया जेनेवा, ये तो 2 में आ जाता है। कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस, ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो अंदर ही आता होगा। एंड नाउ सप्लीमेंट्री प्रोविजन, बिल्कुल सही है, सप्लीमेंट्री प्रोविजन ही है। नाउ नेक्स्ट पे बात करते हैं। गोपनीयता का सिद्धांत निर्धारित है। द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी इज लेड डाउन अंडर, कौन से सेक्शन में है? सेक्शन 76, 75, 74, 73। 75 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे बात करते हैं। देखो यहाँ पे बच्चे डिफीट खा जाते हैं। ये मध्यस्थता जो लिखी हुई है ना, यहाँ पे बच्चे डायरेक्ट ही पंचाट पे जाते हैं उसका, क्योंकि मध्यस्थता का जो होता है, लेकिन इंग्लिश में मीडिएशन यहाँ से समझ में आ जाता है प्रॉपरली। इसीलिए इंग्लिश हिंदी पे दोनों पे कमांड होना आवश्यक है, क्योंकि एक पेपर में दोनों लैंग्वेज हैं, किसी से भी करो। हिंदी में कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश में समझने के लिए इंग्लिश का यूज़ कर लो, क्या दिक्कत आ रही है? यस और नॉट? तो मीडिएशन की बात हो रही है, यानी कि सुलह की बात हो रही है। तो मीडिएशन जब होगा तो समझौता करार हो जाएगा, ठीक है ना, समझौता करार के अकॉर्डिंग। तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे बात करें। माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 63 संबंधित है। 63 किससे संबंधित? सुलहकर्ताओं की नियुक्ति से, सुलहकर्ता की संख्या से, या फिर सुलहकर्ताओं की भूमिका से। उपरोक्त में से कोई भी नहीं, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे बात करें। सुलहकर्ता की नियुक्ति का प्रावधान निर्धारित किया गया है। नियुक्ति का प्रावधान तो सेक्शन है हमारा 64, 67, 62, 65। तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं। माध्यस्थम और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 73 अवधारित करती है क्या? समझौता करार, है ना, सेटलमेंट एग्रीमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सुलह कार्रवाई प्रारंभ मानी जाएगी कब? जब एक पक्षकार लिखित में दूसरे को कुछ देता है और दूसरा स्वीकार कर लेता है, तब मानी जाती है। लेकिन इसमें ऑप्शन कौन सा सही है? जब दोनों पक्षकार एक लिखित करार पर सहमत होते हैं। जरूरी नहीं है, सहमत तो होना चाहिए दोनों पक्षकारों को,
लेकिन उससे पहले भी तो कुछ होता है, वो भी तो आगे देखना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग सही करना होता है हमको। जब दूसरा पक्षकार लिखित में सुलह के लिए आमंत्रण स्वीकार कर लेगा, बिल्कुल करेक्ट है। जब दोनों पक्षकार पारस्परिक रूप से सहमत हो जाते हैं, ये भी सही है। उपरोक्त में से अगर सभी के लिए आ जाता है यहाँ पे ऑप्शन, तो डी सही होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन जब नहीं है तो बी इज द क्वाइट करेक्ट। नाउ नेक्स्ट की अगर बात करें तो नेक्स्ट है सुलह कार्यवाही की समाप्ति। सुलह कार्यवाही की समाप्ति कब होगी, कौन से सेक्शन में, सेक्शन 76, 74, 73, 75, तो ए इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट पे बात करते हैं मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 की धारा 11 के तहत एक मध्यस्थ हो सकता है, क्या हो सकता है, किसी भी पिछले विवादों का मध्यस्थ, संबंधित राज्य का व्यक्ति, भारतीय मूल का व्यक्ति, किसी भी राष्ट्रीयता का कोई व्यक्ति, तो डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, निम्नलिखित में से कौन एक अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक माध्यस्थम में पक्षकार होने चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय की बात हो रही है, अब घरेलू की बात नहीं होती। अंतर्राष्ट्रीय में एक विदेशी होना चाहिए, बिल्कुल सही है। विदेश की सरकार भी हो सकती है, बिल्कुल सही है। ऐसा निगमित निकाय जो भारत से भिन्न किसी देश में निगमित है, बिल्कुल सही है, यानी कि डी इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये तीनों के तीनों सही हैं। अब नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट और कौन सा है, एडीआर का पूर्ण अर्थ क्या है। तो हिंदी में अगर समझें तो हिंदी में कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा, तो इंग्लिश में ज़्यादा समझ में आ जाएगा अच्छी तरीके से, इसीलिए कहते हैं कि इंग्लिश पे कमांड होनी ज़रूरी है। तो एडीआर का देख लेते हैं, जो कि इसी जो पेपर है ना, इसी से संबंधित है। अगर मैं पूछूं पेपर किसका है आपका, तो आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 और उसमें एंड एडीआर। अब एडीआर की फुल फॉर्म क्या होती है वो तो आपको पढ़ोगे। तो एडीआर अल्टरनेटिव डेस्परेट रिजोल्यूशन, नो। अल्टरनेटिव डिस्पाइट रिजोल्यूशन, बिल्कुल नहीं। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, बिल्कुल सही है। एडिशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, बिल्कुल नहीं। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड नाउ नेक्स्ट पे बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा तदर्थ कार्यवाही हो सकती है, यानी एड हॉक प्रोसीडिंग कैन बी, हो सकती है अधिक लचीली, बिल्कुल सही है। एड हॉक होती है आपस में, हम दोनों आपस में ही कुछ कर लेते हैं, किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं लेते। तो अधिक लचीली, बिल्कुल सही है, अधिक लचीली हो सकती है। उचित हो सकती है, उचित हो सकती है। किफ़ायती हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि पैसा तो हमें किसी को देना नहीं, तीसरे को हम आपस में ही कर लेते हैं ना, तो किफ़ायती भी होगी। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। लोक अदालत का मूल अर्थ क्या होता है, तो जनता का न्यायालय, महिलाओं का, पुरुषों का या बच्चों का। तो महिला भी जनता में आ जाती हैं और पुरुष भी आ जाते हैं, बच्चे भी आ जाते हैं, इसीलिए जनता का न्यायालय यानी कि पीपल्स कोर्ट। नेक्स्ट बात करते हैं मध्यस्थ है। मध्यस्थ कौन होता है, जज होता है, फैसिलिटेटर होता है, एडवाइजर होता है, एक्सपर्ट होता है। तो मध्यस्थ की बात की जाए तो एज अ जज वो काम करता है, लेकिन होता विशेषज्ञ है वो उस कार्य क्षेत्र का जिसमें वो पॉइंट उठाए। तो इसमें मैंने तो देखो जज पे क्लिक किया है, लेकिन इसमें विशेषज्ञ भी हो सकता है, इट इज पॉसिबिलिटी, लेकिन मैंने जज किया है क्योंकि वो एज अ जज वहाँ पे ट्रीट करता है, लेकिन वो विशेषज्ञ होता है उस काम का। इसमें कुछ कंफ्यूजन है, देख सकते हो, मैंने तो जज किया है, लेकिन क्योंकि पेपर है तो आपको डायरेक्ट क्लियर ही दिख ही रहा है जो भी मैंने किया है। एडीआर के सही तरीके कौन से हैं, विधान, माध्यस्थम और बातचीत, बातचीत, विधान और माध्यस्थता, माध्यस्थम, बातचीत, सुलह और मध्यस्थता, बिल्कुल सही है। डी इज करेक्ट ऑप्शन। नो 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 नो, सी इज करेक्ट ऑप्शन, सी, डी नहीं। लोक अदालत का प्रावधान है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम में, कौन से में, कौन सी ईयर में, यानी 1986, 1987, 1988, 1999। तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ये मैंने 50+ क्वेश्चन हो गए होंगे, ये मैंने करे अपने पेपर में, और भी आपको लगातार पेपर आते रहेंगे, जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आईपीसी हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, वगैरह वगैरह, सभी पेपर्स आते रहेंगे। और हाँ, पेपर हो जाएंगे तब वीडियो लगातार आ जाएंगी नोट्स के लिए, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं मिल रहा। इसको मैं खुद चेक कर रहा था, इसीलिए मैंने सोचा आपके साथ ही शेयर करके चेक कर लेता हूँ, है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। लाइक